यस सर, कर लिया है। अच्छा, रिजवान आपने भी कर लिया? ठीक है। अब ये हमारा बट्टी के साथ है जी, सेशन सर जो है मैंने वो अभी नहीं किया बना था हुआ सुबह। है। आपने भी नहीं किया, क्यों भाई? रिजवान भाई, जी जी सर, लैपटॉप की रैम और वो उसका थोड़ा सा मंसूर आपने कर लिया है? वगैरह अपग्रेड और करवाना था। महताब और जी मोहिउद्दीन ने? सर, कर लिया है। अच्छा, चलो ठीक है। यस सर, चलो ठीक कर है लिया है। रिजवान ठीक है भाई, रिजवान आप भी कोशिश कीजिएगा यार, एक साथ साथ अगर लेके चल ले तो अच्छा, क्योंकि अब तो 2 हफ्ते बाद हम क्लास लेने हैं, तो मैं थोड़ा बिजी था इस वजह से। तो अब आगे जो है इसका स्टार्ट करते हैं। पट्टी से हमने जी 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 सेशन ले लिया, जो लिनक्स हमने इंस्टॉल की हुई थी। लिनक्स हमारी जो है वो 7 पॉइंट समथिंग है। और आज जो है सर, सबसे पहले जो है हम इसका होस्ट नेम चेंज करेंगे, ठीक है? जब भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, उसे एक आईपी असाइन होता है, जो हमने लास्ट टाइम सेट किया था आईपी। और आईपी देखने का तरीका ये है कि आप कमांड चलाएं तो वो आपको आईपी बता देगा। मतलब जितने भी आईपी उसके सेट हैं, उसके ऊपर उसकी मशीन के साथ सेट है। अब डिपेंड करता है, आईपी हमेशा जो है वो जितने इथरनेट कार्ड, मतलब नेटवर्क के जितने कार्ड लगे होंगे उतने आईपी सेट हो सकते हैं उसके। ठीक है, तो इस मशीन का जो हमने एक इथरनेट ENS33 एक बना हुआ है, इसका ये आईपी है। उसके बाद जो है हमारे पास इसका लोकल जो आ रहा है वो आईपी आ रहा है। उसके बाद एक ये वर्चुअल अडाप्टर उसने बनाया हुआ है, एक उसका आईपी सेट किया हुआ है, ठीक है? तो ये 3 आईपी जो है इसके सेट है। जो हम यूज कर रहे हैं वो ये 1.10 वाला जो है आईपी, ये हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? इसके थ्रू हमारी कनेक्टिविटी हुई है। तो मतलब हम जब भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, जाहिर बात है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल जो होगा वो या तो वीएम, जो वर्चुअल मशीन उसके ऊपर होगा, या फिजिकली हार्डवेयर होगा, या फिजिकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस होगा हार्डवेयर का, जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर ओएस जो है वो चल रहा होगा। तो उसको एक आईपी असाइन होगा। उस आईपी की पहचान क्या है, उसका आईपी की जरूरत क्या है? उस आईपी की जरूरत यह है कि उस आईपी को, जाहिर बात है, अगर किसी और चीज से कम्युनिकेट करनी है या कम्युनिकेट करना है, या किसी ने उस सर्वर को एक्सेस करना है, तो वो उस आईपी के थ्रू करेगा। आईपी होगा तो आईपी के थ्रू उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करेगा। फिर हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी डेटाबेस, कोई भी चीज चलाएंगे, तो फिर उस आईपी को एक्सेस करेंगे, तो फिर उसके थ्रू ही हमें वो क्या कहते हैं उसकी सर्विस मिल सकती है। अब इसी तरीके से हमने इसका आईपी जो है वो सेट कर दिया। अब एक आईपी सेट होता है और एक इसका जो है मशीन का नेम होता है। नेम आईपी तो ये क्या कहते हैं, ये तो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में जो है हम आईपी रख लेते हैं, और अगर हमने वैसे ही नेम देना हो तो उसका एक होस्ट नेम होना चाहिए कि उस मशीन का नेम क्या है। तो नॉर्मली जब भी एक क्या कहते हैं मशीन जो भी इंस्टॉल होती है, इंस्टॉलेशन के दौरान भी हम उसका होस्ट नेम सेट कर सकते हैं। लेकिन हमने इसका नहीं किया था, वो इस वजह से नहीं किया था कि हम जो है वो बाद में सेट करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि होस्ट नेम किस तरह से एक मशीन का चेंज करते हैं या सेट करते हैं। अब आईपी असाइन किया हमने, आईपी पहले कोई और आ रहा था, लेकिन हमने आईपी चेंज करके ये कर दिया सेट। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, क्या कहते हैं उसका जो होस्ट नेम है वो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। ये सबको नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है सारा कुछ? जी सुनाई दे ओके। यस सर। अब हमारे पास होस्ट नेम जो है वो लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन जो है, ये सेट हुआ है। और जो है इसका 192.168 से आप गूगल के ऊपर लिख ले। सेवन पॉइंट फाइव है हमारी। अच्छा जी, इस पे हम यहाँ पे लिख लेंगे हाउ टू
अब इस तरह से जब हम लिखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खुल जाएंगे कि भाई ये तरीके हैं इसको होस्ट नेम चेंज करने के, ठीक है। ये सिर्फ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की ट्रबल शूटिंग की या जो भी आपने कोई काम करना है आगे उसको क्या कहते हैं वो आप लोगों के लिए इजी हो जाए यार, किस तरीके से सर्च करना है, क्या करना है। ये 3-4 जो है इसके जो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे जो लिंक्स आ रहे हैं वेबसाइट के रेफरेंसेस आ रहे हैं, आप वो 3-4 देख लें। ये नहीं कि एक लाजमी एक ही आप चेक करें और उसके हाउ टू चेंज होस्ट नेम ऑन रेड हैट 7 ले लीजिए। रेड हैट 7 है, उसके अंदर भी वही तरीका है, देखें हैं क्या टीटीसी होस्ट ये सारा वो बता रहा है कि इस तरीके से होस्ट नेम चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये एक और डॉक्यूमेंट है जी, इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी ये बता रहा है कि होस्ट नेम जो है हमने किस तरह से करना है, साइड बाय द सिस्टम एडमिन असाइन बाय डीएसपी और डायनामिक और प्रीटी होस्ट नेम, ये सारे इसके जो है वो मेथड्स बता रहा है, ठीक है। इसके अलावा फिर है कॉन्फ़िगर नेम यूजिंग होस्ट नेम सीटीएल है। होस्ट नेम सीटीएल जो है इसकी एक कमांड है जिसके थ्रू जो है होस्ट नेम्स सेट होते हैं। उसके बाद जी बता रहा है यहाँ पे कि ये जो है डॉक्यूमेंट, इसके अंदर भी होस्ट नेम वो बता रहा है किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जो मतलब जिस तरह से हमने पहले जो किया हुआ है काम, उसके अंदर होस्ट नेम आईपी सेटिंग्स है, होस्ट चेंज करना, ये मैंने सारे इसके स्टेप्स निकाल के लिखे हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले जो है एक क्या कहते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सबसे पहले एक हमारे पास ईटीसी होस्ट की फाइल होती है, ठीक है। अगर मैं उसको देखूं, एक फाइल है, इसके अंदर जो है ये 1 to 7 के उसका लोकल होस्ट नेम जो यहाँ पे मुझे आ रहा था नजर, यहाँ पे ये जो आईपी जो नजर आ रहा था, ये डिफॉल्ट एंट्री इसके अंदर पड़ी होती है 127.0.0। रिजवान साहब दोबारा चले गए हैं क्या? ये क्या चले गए थे या क्या इंटरनेट का इशू आ गया था, ये दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं? ओके ठीक है जी, आ गए हैं चले। अच्छा, अब ये जो बाय डिफॉल्ट जो ईटीसी होस्ट के अंदर जो एंट्री होती है वो हमारे पास वो बाय डिफॉल्ट है 127.0.0.1 की होती है, बिल्कुल सेम यही यहाँ से उठाता है और उसका जो होस्ट नेम है उसका लोकल होस्ट नाम लिखता है आगे, उसका डोमेन नेम वगैरह जो डालता है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमारे पास जो अब नई मशीन जो इंस्टॉल हुई है, सबसे पहले हमें जो है इसकी जो है वो करनी होती है। एंट्री करने का तरीका ये है, हमारा आईपी कौन सा, हमारा आईपी ये वाला है, तो हम एक सिंपल नोटपैड खोलेंगे, उसके अंदर हम अपना आईपी लिख लेंगे, ठीक है। एक टैब दबाना है, एक स्पेस होती है और एक टैब होता है, हमने यहाँ पे प्रेस करना टैब, टैब प्रेस करके यहाँ पे लिखूंगा मैं होस्ट नेम क्या है मेरा, होस्ट मेरा ये आ गया जी लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। एक टैब दबा के यहाँ पे उसका फुल क्वालिफाइड होस्ट नेम बना दूंगा। अब ये मेरा फुल क्वालिफाइड होस्ट नेम है। फुल क्वालिफाइड होस्ट नेम और होस्ट नेम में फर्क ये होता है कि ये मेरा जो है जस्ट होस्ट नेम है और ये आगे मेरा जो डोमेन है उसका नेम है। डोमेन कौन सी, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी है ABC या इस तरह से या XYZ, अगर मेरी कंपनी है, मेरा जो होस्ट नेम बनेगा वो ये बनेगा लोकल होस्ट डॉट XYZ जो है, साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लगता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कंपनी का मैं वो बताऊं, और साथ जो है क्योंकि होस्ट नेम और उसके साथ .com या .pk इस तरह की चीजें लग जाती हैं अगर पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसका अनम्यूट हुआ? अच्छा, अब जैसे पाकिस्तान के अंदर चाहे pk.com.pk इस तरह से लग जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है मेरी फॉर एग्जांपल abc.com.pk, ये .com और .pk लग जाता है तो मेरा जो होस्ट नेम बन जाएगा वो .abc.com.pk, ये मेरा फुल क्वालिफाइड होस्ट नेम है जिसको FQDHN फुल क्वालिफाइड डोमेन होस्ट नेम इसे कहते हैं, ठीक है जी। और जो होस्ट नेम होगा वो सिर्फ मेरा जो है यहाँ पे इतना लोकल होस्ट है, सिर्फ मेरा ये मेरा होस्ट नेम होगा और
यहाँ पे अब हम कोई भी जो है वो होस्ट नेम, पहले तो मैं ये एंट्री डालूंगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ये फुल क्वालिफाइड होस्ट नेम डालेगा, उसके बाद मेरा डालेगा एलियस। यहाँ पे एलियस लगेगा। एलियस में ये होता है कि एलियस में जो पहले डॉट से पहले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, बजाय इसके कि वो सारा लिखें, ठीक है। तो यहाँ मैं एलियस डाल दूंगा। तो मुझे जो है यहाँ पे एंट्री डालनी है। अच्छा जी, अब एक फाइल को एडिट करने के लिए हमें जो है vi करना पड़ता है, /etc/host का जो है ये क्या कहते हैं फाइल का पाथ है। यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये फाइल ओपन हो जाएगी। अच्छा, लिनक्स के अंदर ये बिल्कुल इसी तरह से, मतलब नोटपैड की तरह नहीं है कि लिनक्स के अंदर आपने जो भी टाइप करना है आप ऐसे फाइल ओपन करें, टाइप करना स्टार्ट कर दें, इस तरह से टाइप नहीं होता। इसके अंदर आपको जो है सबसे पहले एस्केप प्रेस करना पड़ता है, एस्केप जो ESC सबसे एंड में एस्केप। उसके बाद अगर आपने कोई चीज टाइप करनी है उससे पहले आपको एस्केप I प्रेस करना पड़ता है। I से इंसर्ट हो गया। अब मैं I लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉर्नर के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा इंसर्ट। अब मैं से जो है कुछ भी मैंने जो इंसर्ट करना है ABC वगैरह जो कुछ भी करना है वो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। सेव करने, अब क्विट करने के लिए इस ये जो मैंने ये जो फाइल ओपन किया है एडिट करने के लिए, अगर मैं इसको बगैर सेव किए जो है इससे एग्जिट होना चाहता हूँ तो मैं दोबारा एस्केप प्रेस करूंगा, कॉलन प्रेस करूंगा, Q प्रेस करूंगा और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करूंगा। ये तरीका है। इससे अब मैं बाहर निकल गया, वापस उसी जगह आ गया। और फाइल को पूरा देखने के लिए etc/ हो गया तो सिंपल कहते हैं लिनक्स की कमांड है। अब ऐसे गूगल पे कर लें तो आप सिंपल लिनक्स की कमांड डायरेक्टली किस तरह से बनानी है और ये vi और टेल वगैरह किस तरह से करना है आपको पता है। तो इस तरीके से सेव कैसे करना है और क्विट कैसे करना है, ये सारी चीजें, ठीक है जी। अब मैं जी दोबारा इसको एडिट करता हूँ, इसमें एंड में आया। अब मैंने यहाँ पे ये एंट्री डालनी है, किस चीज की एंट्री डालनी है, सबसे पहले मेरा IP है। उसके बाद जो है मैंने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो है एक टैब प्रेस किया, टैब, उसके बाद फिर एक टैब प्रेस। अब ये मेरा फुल क्वालिफाइड होस्ट नेम आ गया और ये मेरा जस्ट होस्ट नेम आ गया। इसको एलियस भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो स्पेसेस आई हुई हैं इसको मैं खत्म कर दूंगा, इतने रख दूंगा। अब मैंने सेव करना है इसको, दोबारा मैं एस्केप दबाऊंगा, कॉलन और WQ के साथ अगर मैं सेव करूंगा तो W के साथ सेव करेगा और Q से क्विट करेगा और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। अब अगर मैं कैट करता हूँ, कैट मतलब मेरी पूरी फाइल ओपन करो, तो उसने ये एंट्री मुझे यहाँ पे दे। अब यहाँ पे जब मेरी एंट्री आ गई, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल पिंग करूंगा अपने IP को तो वो पिंग होना शुरू हो जाएगा। अब IP याद रखना मुश्किल है, ये देखें इसका ये रिजल्ट आ रहा है। IP याद रखना मुश्किल है, होस्ट नेम जो है या एलियस होस्ट नेम याद रखना आसान है। और उससे भी आसान ये है कि मैं सिर्फ एलियस याद कर लूँ। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे इसको क्या कहते हैं लोकल होस्ट को जो है वो पिंग करूंगा तो मैं उसी IP के ऊपर वो चला जाऊंगा। अब यहाँ पे एंट्री आ रही है 1 to 7 की, वो जस्ट इसलिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अभी तक IP जो इसके अंदर जो सेट हुआ हुआ है ये लोकल होस्ट उसके ऊपर भी सेट हुआ हुआ है और यहाँ पे नीचे भी सेट हुआ हुआ है। चलो इसको हम बाद में देखते हैं। हम IP दोबारा अभी जो है जिस तरीके से हम होस्ट नेम एक्चुअल में चेंज करेंगे हम उस हिसाब से जी। एट द फॉलोइंग लाइंस हमारा ये था, लोकल होस्ट डॉट डोमेन लोकल डोमेन डाल दिया, कैट etc कर लिया, हमें वो नजर आ गया। उसके बाद मेक अ बैकअप ऑफ नेटवर्क फाइल। हमने नेटवर्क फाइल जो है उसका हमने बैकअप लेना है सबसे पहले। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी फाइल जो है अपने लिनक्स के अंदर या हम जब भी काम करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, जब भी हम कोई फाइल वगैरह कुछ एडिट करने लगते हैं या कुछ उसमें एडिशन ऐड करने लगते हैं या कोई भी नया काम करने लगते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ करने लगते हैं, तो उससे पहले बैकअप लेते हैं। बैकअप किसे कहते हैं, किसी को पता है? भाइयों, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें भी है कि बैकअप लेने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नोटपैड की फाइल है वो मुझे एडिट करनी है, अगर मैं उसको कंट्रोल C कंट्रोल भी कर दूं
मतलब उसे कॉपी करके बेशक वहीं पे पेस्ट कर दूं, तो एक उसकी कॉपी बना ले, उसके बाद मैं जो भी एडिशन करना है तो जो मैंने कॉपी की होगी वो उसका बैकअप होगा। ठीक है। अब नेटवर्क के लिए क्या कहते हैं, नेटवर्क की फाइल जो है वो चेंज करने के लिए मुझे जो बैकअप हुआ है, यार ये जूम 10 मिनट में एंड हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये 40 मिनट हो चुके हैं, अपग्रेड कर जाए, अपग्रेड पे जाएं। क्या करना है? ये बार बार हमें करना पड़ा, पहले तो नहीं इस तरह से कर रहा था कभी। चलो हम, मैं फिर दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा, अभी हो सकता है इसमें। अच्छा जी, हमारे स्टेप्स का डॉक्यूमेंट है। अब जी हम वो कह रहे हैं, अब जाहिर बात है जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास लिनक्स के अंदर या विंडोज के अंदर भी कहीं भी वो हमेशा किसी ना किसी फाइल के अंदर पड़ी होती है। ठीक है। अब हमारे पास जो फाइल है वो गालिबन लिनक्स 7 के अंदर भी बिल्कुल यही होगी। मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ये वाली है या नहीं। तो हम सबसे पहले जो ये फाइल चेक कर लेते हैं कि ये फाइल पड़ेगी, और फाइल का पाथ क्या है, ls माइनस al से पता चल जाता है वो फाइल पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है, उसको लिस्ट कर देता है। ठीक है। /etc/etc/sysconfig/network। ठीक है जी। तो मैं करूंगा जी पड़ेगी मेरे पास। आईडी से मैं चेक कर सकता हूँ मैं किस यूजर से लॉगिन हूँ, और यहाँ पे भी पता चल रहा था कि मैं रूट से लॉगिन हूँ @ कौन से होस्ट पे, लोकल होस्ट पे, क्योंकि मेरा अभी मशीन का नाम क्या है, लोकल होस्ट है। ठीक है जी। मैं अभी लोकल होस्ट से लॉगिन हूँ। अब मेरे पास ये फाइल है, इस फाइल को अगर मैं कैट करता हूँ कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा जी, नॉर्मली तो यार ये लिनक्स जो पुराने वर्जन से उसके अंदर ये etc/sysconfig/network के अंदर जो है ये कंटेंट हमारा जो है वो पड़ा होता था, और उसके अंदर हम जो है अपना होस्ट नेम जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो फाइल पड़ी हुई है उसको मैंने कैट किया, तो उसके अंदर तो क्रिएटेड बाय एनाकोंडा, इसके अंदर कोई चीज नहीं पड़ी। चलो हम इसको जो है वो एडिट कर लेते हैं, इसके अंदर जो है अपनी चीजें डाल देते हैं, और एक दफा रिबूट करके हम चेक कर लेंगे कि वाकई इसने जो है वो होस्ट नेम वगैरह चेंज करती है या नहीं करती। vi/etc/ ये बाय करके मैं इसको एडिट करूंगा। ये जो है इसका ऊपर से इसने नेटवर्क क्यों उठाया सही तरह। जब होस्ट नेम लिखना है मुझे, मैं जो हूँ यहाँ पे idm डॉट idm, चूंकि हम जो है वो क्या कहते हैं इंस्टॉल कर रहे हैं, तो idm डॉट कॉम कर देते हैं। अब हम इसका कंटेंट देख लेते हैं जनाब किस तरह से है।
यहाँ पे मैंने इसका कंटेंट जो है वो कर दिया अपडेट, यहाँ पे मैंने लिख दिया और चेंज ऑफ होस्ट फाइल जो है बारी आती है हमारी etc होस्ट फाइल की। अब हम उसी को उसको भी क्रेडिट करेंगे। इसका मैंने जो है वो बैकअप ले लिया। बैकअप के लिए कमांड है cp-rp। cp से वो कॉपी करता है, -rp से जो उसकी परमिशन जो है वो जिस यूजर के पास होती है वो मैं आपको बताऊंगा जब परमिशन की बात हो रही होगी कि परमिशन क्या है। उससे जो है वो रिकर्सिवली परमिशन जो है वही रखता है। और उसके बाद जो है मैं फाइल का पाथ नाम देता हूँ, सारा पाथ। अभी मैं उस डायरेक्टरी के अंदर बैठा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से बैठे बैठे मैंने जो है उसका etc होस्ट का जो है उसको .org के अंदर जो है वो मैंने चेंज कर दिया। करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से लिस्ट भी कर सकता हूँ। मेरे पास ये सारी आ रही है यहाँ पे। etc होस्ट ओरिजिनल पड़ी हुई है, ये अलाउ और कुछ डिनाई किया। अगर मैंने रूल लगाना है कि इसको अलाउ करे, उसको ना अलाउ करे कनेक्टिविटी। और ये फाइल वो है जो मैंने अभी बनाई है। परमिशंस में आ जाए तो इसका जो ऑनर है वो यहाँ पे रूट यूजर है, क्योंकि मैं रूट यूजर से लॉगिन हूँ। उसका जो ग्रुप है वो भी रूट है। जिसका यूजर है वो भी रूट है और जिसका ग्रुप है वो भी रूट है। और ये इसकी जो है उसकी डेट्स आ रही हैं जिस डेट पे इसको हमने चेंज किया। मैं ठीक है सारा 22:01 हो चुके हुए हैं। ये उसने ऑटोमेटिकली तेरे ससुर बोला तो जाते ना दफ्तर जो ठीक है ना। अब हमारे पास जो है होस्ट नेम क्या कहते हैं तो हमने बैकअप ले लिया। अब मैं वो मैं सही करूंगा। यहाँ पे इसका आईपी मैंने जो है idm.alkaram.com.pk। अब दोबारा अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो सिंपल उसका एलियास लिखूं, ठीक है जी। अब इस मशीन के ये आईपी है, ये उसका फुल क्वालिफाइड होस्ट नेम है, ठीक है। और जो उसका एलियस है वो ये आईडीएम, एक्चुअल में जस्ट ये idm.alkaram ये जो है वो बनेगा। और उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम बनेगा ठीक है जी। अब हमें चेक करना है कि वाकई इससे जो है होस्ट नेम चेंज होता है या नहीं होता। अगर नहीं होगा तो फिर हम जो लिनक्स 7.5 का जो भी तरीका है मैंने रिबूट की कमांड दे दी। यहाँ से मेरा पट्टी का कनेक्शन फौरन खत्म हो गया क्योंकि मशीन जो है वो रिबूट पे चलेगी। और ये देखें उसके बैकएंड के ऊपर ये रिबूट हो रही है मशीन। भाई इसमें कौन सी सेलेक्ट करनी होती है, तीसरी दूसरी कौन सी? मोहिउद्दीन करते हैं भाई। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं।
सिंपल ये जो है मैं एक लाइन लिखूंगा, उसके बाद जो है यहाँ पे etc होस्ट के अंदर जाके जो है इसको आपने बस ये मेक श्योर करना है यहाँ पे टैब, उसके बाद रिबूट करने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है जी, जो है डॉक्यूमेंट भी बन गया इसका, और मैंने जो है अपना क्या कहते हैं सर्वर का पोस्ट नेम था वो भी मैंने बिल्कुल चेंज कर लिया। अच्छा भाई, ये तो सिंपल एक छोटी सी चीज थी जो पे मतलब प्रिपरेशन के दौरान जो है वो करनी होती है, लेकिन नॉर्मली ये जो लिनक्स का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो करता होता है, उसके साथ साथ भी करेंगे और साथ साथ जो है वो हम लिनक्स भी करेंगे। ठीक है जी, वो सलमान वगैरह वो चले गए, सलमान भी और वो सारे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा डेटाबेस की प्रीरिक्विजिट्स कंप्लीट करने का। ठीक है, डेटाबेस में ये होता है भाई कि जो है सिंपल कोई भी सॉफ्टवेयर हमने किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलाना होता है जब, तो उसके कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, उसके बिना जो है वो चलता नहीं है। ठीक है, अब प्रीरिक्विजिट्स में क्या होता है, प्रीरिक्विजिट्स के अंदर जो है हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्या कहते हैं डॉट नेट की मुझे कोई एप्लीकेशन चलानी है, तो उसके लिए मुझे विंडोज़ की जो मशीन है, मतलब विंडोज़ का जो मेरा लैपटॉप है या डेस्कटॉप मशीन है, तो उसके अंदर जो है डॉट नेट फ्रेमवर्क करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से मुझे कोई गेम वगैरह अगर चलानी होती है कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, तो उसके लिए कोई डायरेक्ट एक्स जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो मुझे इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद जाके मेरी जो भी चीजें जो है वो चलती हैं। अब इसी तरीके से डेटाबेस अगर मुझे जो है एक एप्लीकेशन एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर चलानी है, तो उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, मतलब उसके पीछे कुछ चीजें हैं वो मुझे करनी पड़ती हैं, और उसके बाद जो है वो चलता है। अब सिंपल जो है अगर हम डेटाबेस की प्रीरिक्विजिट्स की बात करें, तो सिंपल अगर आप गूगल पे लिखें, इधर चल रहा है, अगर आप सिंपल गूगल के ऊपर जाके लिखो कि हाउ टू इंस्टॉल ओरेकल डेटाबेस 11G रिलीज 2, तो आपके पास जो है ओरेकल के डॉक्यूमेंट भी ओपन हो जाएंगे, और जो लोगों ने अपने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं वो भी ओपन हो जाएंगे। इसमें तो वीडियोस भी हैं और
तो अब ये जो है ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है, ये ओरेकल की है, इसमें सारी की सारी डिटेल लिखी होती हैं और इसके अंदर जो है थोड़ी सारी चीजें जो है पॉइंट निकाल निकाल के स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा होता है। अब जी ये 11G रिलीज 2 यहाँ पे भाई ये जो है ओरेकल की क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन है कि 11G जो डेटाबेस है वो इंस्टॉल करनी है तो किस तरीके से करनी है। अब 11G डेटाबेस इंस्टॉल जी यहाँ पे जो है जो ओरेकल डेटाबेस 11G की जो इंस्टॉलेशन है, अब उसमें ये है कि चीजें लिनक्स की जो इंस्टॉलेशन गाइड्स है, जो डेटाबेस की लिनक्स की इंस्टॉलेशन है वो डिफरेंट है, उसका डिफरेंट तरीके अलग डॉक्यूमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे अगर इंस्टॉलेशन करनी है वो अलग है। सोलारिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओरेकल का अपना ही है, उसके ऊपर इंस्टॉल करना है उसका अलग है। HPUX है, AIX जो है ये क्या कहते हैं फुजित्सु का है। इसके अलावा ये AIX जो है ये IBM का है। इसके अलावा ये फुजित्सु की कुछ मशीन्स हैं, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन गाइड है। एप्पल मैक, HP ओपर VMs, टाइटेनियम, उसके बाद सप्लीमेंट्री इंस्टॉलेशन गाइड्स हैं। तो इस पे हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग डॉक्यूमेंट है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डेटाबेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए डिफरेंट प्रीरिक्विजिट्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए। अब विंडोज जो है उसकी पॉपुलैरिटी इस वजह से इतनी ज्यादा है, हम लोग इतनी ज्यादा विंडोज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो बैकएंड पे खुद ही बता देता है कि भाई ये डायरेक्टरी मैं यहाँ इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर आप मतलब आजकल तो काफी लोग मैच्योर है, तो आज देख रहे होंगे कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं वो जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना होता है, जहाँ पे उसने बाइनरीज रखनी होती है अपनी, तो एक डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली बना देता है। बल्कि आपसे पूछ रहा होता है कि कहाँ पे सी में इंस्टॉल करना है, ज्यादातर सी में या प्रोग्राम फाइल्स वगैरह जो है उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करता है और हम नेक्स्ट 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 करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाती हैं। तो उसकी पॉपुलैरिटी विंडोज की सिर्फ इसी वजह से है कि उसके अंदर जितने भी इंस्टॉलेशन या GUI या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो उसमें जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने होते हैं हमें सिर्फ नेक्स्ट करना पड़ता है और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन इसके अंदर इस तरीके से नहीं है। इसके अंदर ओरेकल डेटाबेस अगर लिनक्स में अगर आपने इंस्टॉल करनी है तो उसके डिफरेंट मैकेनिज्म है। इसमें अब ये देखेंगे आप डेटाबेस, मैंने क्या लिखा था सिंपल, हाउ टू इंस्टॉल ओरेकल डेटाबेस 11G रिलीज 2। अब ये डेटाबेस 11G रिलीज 2 जो है अब डीस्पोर्टेड वर्जन है। 31 दिसंबर 2020 तक इसका जो है मतलब वो की सपोर्ट थी। अब उसके बाद सपोर्ट की खत्म हो चुकी है, सिर्फ प्रीमियम सपोर्ट है। लेकिन ये इंस्टॉलेशन कराने का मकसद ये, क्योंकि आगे मैंने सारा कुछ 11G का कराना है, तो वो इसी वजह से वो इसके साथ भी जो है वो क्या कहते हैं सर्टिफाइड है सारी चीजें। और उस कराने का मकसद ये है कि आपको इसके प्रीरिक्विजिट्स और जब आप वो कंप्लीट करेंगे, इससे आगे जब 12C में जाएंगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगी और 12C के जो वेब लॉजिक वगैरह जो है वो सारी चीजें और ज्यादा इजी लगेंगी। तो ताकि आपको ये मैनुअली जितना आपको मैं समझा सकूं तो उतना समझ आ जाए। इसके डिफरेंट जो है लिनक्स की इंस्टॉलेशन के डॉक्यूमेंट है। अब ये देखें, ये डेटाबेस क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है।
मतलब छोटा सा डॉक्यूमेंट है ये लिनक्स x86 के लिए, x86 मतलब जो 32 बिट सॉफ्टवेयर है उसके लिए। ये डेटाबेस क्विक इंस्टॉलेशन गाइड लिनक्स x86 64 बिट के लिए, ठीक है। जिसके साथ x86 64 है वो उसका मतलब ये है कि उसका जो आर्किटेक्ट है प्रोसेसर का वो 64 बिट है। इसके बाद सिंपल डेटाबेस इंस्टॉलेशन गाइड फॉर लिनक्स, उसके बाद ये क्लाइंट की इंस्टॉलेशन है, उसके बाद ये ग्रिड की इंस्टॉलेशन है, ये रियल एप्लीकेशन क्लस्टर है, रैक की इंस्टॉलेशन है, ये डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट आगे चीजें हैं उनके लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो हमने जो डॉक्यूमेंट फॉलो करना है, अगर आप ज्यादा गाइड डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपने ये जो डेटाबेस इंस्टॉलेशन गाइड फॉर लिनक्स है इसको तो आपने एक दफा लाजमी जो है वो पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ने से मतलब मुराद ये है कि आपने इसको एक दफा गो थ्रू करना है इस डॉक्यूमेंट को। इसमें डॉक्यूमेंट में बहुत मोटी मोटी चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप इंस्टॉल करें व्हाट्स न्यू इन ओरेकल डेटाबेस 11G रिलीज 2, तो इसके जो न्यू फीचर्स जो हैं इस डेटाबेस के अंदर वो सारे आपको वो बताना शुरू कर देंगे। अगर हम इसमें आगे चलते जाएं ये सारे जो है इसके वो क्या कहते हैं न्यू फीचर्स जो हैं वो बता रहा है आपको। ये इसकी अभी तो हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हम सीधा इंस्टॉलेशन के ऊपर ही जाएंगे। अब यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस इंस्टॉलेशन है, इसका ओवरव्यू है डेटाबेस इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन से पहले जो है इसमें वो आपको बताएगा कि हमने क्या कहते हैं कंसीडर करना है, प्लानिंग करनी है। अच्छा जी, इसमें ये जो है इसकी जो कंसिडरेशन जो हमने करनी है वो कह रहा है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है मिलेंगे आपको, और आपने सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल करना है, क्योंकि डेटाबेस का सॉफ्टवेयर के साथ और बहुत सारी चीजें आती हैं, ग्रिड है, रैक है, उसके डिफरेंट जो है वो है क्लस्टरिंग के लिए या हाई अवेलेबिलिटी के लिए, उसके डिफरेंट जो है डिफरेंट वर्किंग है, डिफरेंट है सॉफ्टवेयर डेटाबेस लाइब्रेरी के साथ साथ। तो ये सारी उसकी जो है वहाँ पे यहाँ पे डिटेल जो है उसकी लिखी हुई है। और उसके बाद जो है भाई ये ओवरव्यू आ गया, उसके बाद आ जाता है ओरेकल डेटाबेस प्री इंस्टॉलेशन टास्क, ठीक है जी। ये हमारा जो है असल चैप्टर है, जो चैप्टर 2 है कि यहाँ से हमने जो है अपना वो स्टार्ट करना है। इसके सारे पॉइंट्स हैं अबाउट इंस्टॉलिंग द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लॉग इन टू द सिस्टम एज अ रूट। अब रूट कौन सा है हमारा, रूट यूजर जो है हमारा सुपर या पावर या एडमिन यूजर है, उससे हमने लॉगिन करना है। उसके बाद चेकिंग द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, चेकिंग द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स किस तरह से करना है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स किस तरह चेक करनी है, रिव्यूइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन प्रैक्टिसेस है, सिक्योरिटी पैकेज, उसके बाद इंस्टॉलेशन फिक्सअप स्ट्रिप्स है, वेरीफाई यूडीपी एंड टीसीपी कर्नल पैरामीटर्स हैं, उसके बाद इंस्टॉल द सीवीयूडिस पैकेज फॉर लिनक्स है, होस्ट नेम रेजोल्यूशन है कि होस्ट नेम रेजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, डिसेबल ट्रांसफर, ये सारी चीजें जो है वो हम करेंगे अब उसमें। अच्छा जी, about installing the Linux operating system, complete a minimal Linux installation, default Linux installation, about Oracle Linux and unbreakable kernels, ये तो हम सारी चीजें जो है वो कर चुके हैं। उन्होंने आगे लिंक भी दी हुए कि बयान किस किस तरीके से जो है आपने वो लिनक्स जो वगैरह जो है वो इंस्टॉल करनी है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है database prerequisites में about the system, checking the hardware। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है जी लॉग इन इनटू द सिस्टम एज अ रूट यूजर, हमने एज अ रूट यूजर जो है लॉग इन करना है जी, बिल्कुल हम लॉग इन किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे जी लोकल टर्मिनेशन कमांड है, एक्सटर्मिनल एक्सटर्न के लिए एक्स होस्ट डॉट फॉर एग्जांपल जो भी हमारा होस्ट नेम डॉट एग्जांपल डॉट कॉम है वो हमने कमांड चलानी है। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि कमांड चलती है जी, चलती है। और हमारा होस्ट नेम क्या था, ये था। अच्छा जी, इस पे अभी डिस्प्ले ओपन नहीं करें, सिंपल डिस्प्ले करा रहे हैं हम, बिल्कुल एंड में करेंगे एज पर डॉक्यूमेंट। पासवर्ड दिया, उसके बाद जो है चेकिंग द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। अब हम आगे के बयान हमारा जो ये जो वर्चुअल मशीन चल रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है, आया कि उसके ऊपर जो है ओरेकल डेटाबेस चल भी सकती है या नहीं चल सकती। अब चलाने के लिए बिल्कुल
चल सकती है नहीं चल सकती, उसके लिए हमें जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है, वो हमें चेक करनी है। अब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले जो है वो मेमोरी रिक्वायरमेंट्स है। मेमोरी रिक्वायरमेंट्स में ओरेकल डेटाबेस अगर मिनिमम 1 GB रैम होगी तो चल सकती है, लेकिन रिकमेंडेड वो क्या कह रहा है कि आपकी 2 GB रैम होनी चाहिए। अब जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है, मतलब मेमोरी को चेक करना है कि कितनी मेमोरी हमारे सिस्टम की, तो हमारे पास तो सिंपल ये एक पट्टी का सेशन है, इसके ऊपर ही सारा कुछ आएगा, राइट, इसकी कितनी मेमोरी है। तो भाईजान ये कमांड दी हुई है उसने, ग्रेप मेम टोटल पीसी पीरोक मेम इन्फो, ठीक है जी, मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे चलाता हूँ तो वो मेरे पास उसने जो है टोटल मेमोरी जो है वो उसने मुझे केबीज में बता दी। केबीज के अंदर है, केबी में आ गया, इसको मैं डिवाइड करूंगा 1024 से, तो मेरे पास ये एमबी में आ गया और ये जीबी में आ गया। 7.5 GB जो है मैंने इसको दी हुई है। तो इस ये जो लिनक्स की जो मशीन है इसके पास 7.5 GB मेमोरी पड़ी हुई और रिकमेंडेड वैल्यू कितनी है 2 GB। अब भाइयों आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट पढ़ना है और इससे जो है एक प्रीरिक्विजिट्स का डॉक्यूमेंट आपने खुद अपना बनाना है, वर्ड के ऊपर बना लें या नोटपैड पे बना लें, जिसमें आप देखो ना इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, लेकिन आपने जो प्रीरिक्विजिट्स वहां से इंस्टॉल स्टार्ट करना है। इसी तरह से जो है आप लोगों ने लिखना है कि मेमोरी रिक्वायरमेंट जो रिकमेंडेड कितनी है और वो कितनी है, और उसके बाद नीचे कमांड लिखनी है, ताकि जो है आप जब भी कोई कहीं भी आपने डेटाबेस इंस्टॉल करनी हो, आप सिंपल वो डॉक्यूमेंट खोलें और कॉपी पेस्ट करें और सारी चीजें जो है वो मतलब जल्द से जल्द हो जाए, बजाय इसके कि आप ये डॉक्यूमेंट लिखें। उसके बाद जो है उसने स्वैप स्पेस लिखी हुई है कि स्वैप स्पेस कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी मेमोरी जो है वो 1 GB या 2 GB है तो आपकी 1.5 टाइम द साइज ऑफ रैम जो है आपकी स्वैप स्पेस होनी चाहिए। अगर आपकी मेमोरी जो है 2 GB से 16 GB है तो आपकी जो क्या कहते हैं स्वैप स्पेस जो है वो इक्वल टू द रैम होनी चाहिए। अगर आपकी रैम जो है वो 16 GB से ऊपर है तो स्वैप स्पेस जो है वो 16 GB होनी चाहिए। अब स्वैप स्पेस किसे कहते हैं, किसी को पता है? हाँ जी भाई, अच्छा आपको नहीं पता, इसके अलावा किसी को पता है स्वैप स्पेस किसे कहते हैं भाई? नहीं पता? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ स्वैप स्पेस क्या है। रैम किसे कहते हैं? रैम का पता है किसी को? रैम किसे कहते हैं? रैम का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है रैम का? प्रोग्राम हम चलाते हैं वो जब तक चलता रहता है टेम्परेरी इसमें स्टोर होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम है, हम कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो वो रैम के अंदर स्टोर होता है, और जो हम प्रोग्राम नहीं चलाते वो कहाँ स्टोर होते हैं? दोबारा बताइएगा। मोहिदीन ने बताया ना, जैसे कोई भी हम प्रोग्राम चलाते हैं तो वो रैम में स्टोर होता है, और जो प्रोग्राम हम नहीं चला रहे तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? ठीक है, ठीक है, तो आप मेमोरी में क्यों स्टोर करते हैं एक प्रोग्राम को? मेमोरी में उसे वो एक प्रोग्राम है। अच्छा, तो वो जो क्या कहते हैं मेमोरी जो क्या कहते हैं मतलब हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो वो मेमोरी में जाता है और फिर उसके बाद प्रोसेस में फॉरवर्ड होता है, तो वो हार्ड ड्राइव से डायरेक्ट प्रोसेसर में क्यों नहीं फॉरवर्ड होता? हम्म, और रैम से बनता क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मतलब चलते फिरते रैंडम, ठीक है। एक्सेस मेमोरी
मतलब उसको एक्सेस करना उस मेमोरी को उस मेमोरी को एक्सेस इस तरह से करना। अब आप फिजिकली भी अगर आप देखो, अगर आपने क्या कहते हैं अगर आप एक घर के अंदर हैं और आपने अपने घर से जो है किचन में जाना है, आपको वो ज्यादा इजी लगेगा या फिर एक घर से आप निकल के बाजार जाना, या बाजार से आके घर में आना और उसके बाद किचन में जाना? क्या क्या इजी है? एक रूम से अपने किचन में जाना ज्यादा इजी है, या बाजार से पहले घर में आए और उसके बाद फिर एक किचन में जाए? बताएं जी। डायरेक्ट अपने रूम से किचन में जाना ज्यादा इजी, राइट? अब सबसे पहले अगर मतलब बहुत ही लो लेवल पे जाके अगर समझाने वाली बात है, तो आप ये देखें कि भाई आपकी जो सीपीयू है वो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, और जो रैम है वो भी मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, ठीक है? और रैम से जो है बनता भी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम जो है वो भी एक मेमोरी है, और जो हार्ड ड्राइव है, जो HDD आजकल SSD चल रही है, ये भी एक हार्ड ड्राइव है, लेकिन इसके अंदर जो है डाटा ज्यादा स्टोर होता है, लेकिन ये इतनी फास्ट नहीं होती, ठीक है? और दूसरी बात ये कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिसने भी बनाया, विंडोज है या लिनक्स है या जिस तरीके से भी वो सारी चल रही हैं, उसमें ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं तो वो अपने पास रख लेता है, ठीक है? अब वो चीजें या वो प्रोग्राम या जो रिसेंटली प्रोग्राम यूज हुए हैं या जो वक्तन या फवक्तन प्रोग्राम या प्रोसेसेस हम यूज करते रहते हैं, तो वो उस सारी चीजों को मेमोरी के अंदर लोड कर देता है। मतलब हार्ड ड्राइव से चीजें उठाता है और वो रैम के अंदर लोड कर देता है कि यार ये सारी चीजें मुझे चाहिए और मैं यहाँ से जल्दी जल्दी चीजें ले लिया करूंगा। तो जो रैम है, उस रैम में हम जाहिर बात है, फॉर एग्जांपल अगर एक मेरा जैसे लैपटॉप है, इसमें 500 GB की हार्ड ड्राइव लगी हुई या SSD लगी हुई है, लेकिन जो मेरे पास जो रैम है वो सिर्फ 8 GB या 7 GB वो मैंने इतनी दी हुई, राइट? वो तो मैंने 500 GB नहीं दी, क्योंकि मेरे पास 500 GB है ही नहीं, और वो अगर होगी भी 500 GB तो वो बहुत महंगी होगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो, उसकी क्वालिटी, उसकी जो आर्किटेक्ट है, उसका सारा कुछ है वो डिफरेंट होगा, ठीक है? तो इस वजह से एक जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चीजें चलने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो हमेशा अपने पास मेमोरी के अंदर लोड करता है और मेमोरी से चलाता है। मेमोरी जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये फास्ट होती है एज कंपेयर टू द हार्ड ड्राइव, ठीक है जी? अब बात ये आई कि भाई हमारे पास हार्ड जो है वो तकरीबन 250 GB लगी हुई है और जो रैम है वो 2 GB है। अब रैम और कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसर जो है वो अपना काम कर रहा है, उसको जितनी चीजें रिक्वायर्ड थी वो उसने जो है रैम के अंदर भरना शुरू कर दी। 2 GB खत्म हो गई। अब जब 2 GB खत्म हो गई, लेकिन हम प्रोसेस को कह रहे हैं कि तुमने आगे भी काम करना है, कि तुमने आगे भी और भी काम करना है। अब उसके पास अपने पास चीजें रखने के लिए जो सी चीजें अपने पास चाहिए प्रोसेसर, वो रखने की रैम थी, रैम 2 GB थी और वो कंप्लीट हो चुकी हुई, खत्म हो चुकी हुई, फुल हो चुकी हुई है 2 GB। तो वो क्या करेगा, हार्ड ड्राइव को एज अ स्वैप, एज अ रैम यूज करेगा। और वो जो रैम यूज करने का जो तरीका है, मतलब जो हम अलाउ करेंगे कंप्यूटर को या प्रोसेसर को कि तुम हार्ड ड्राइव को तुम जो है एज अ रैम जो है वो दे सकते हो, यूज कर सकते हो, तो उसको जो है स्वैप स्पेस कहते हैं, ठीक है? मतलब जब आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम है वो खत्म हो चुकी होगी, उस मतलब फुल हो चुकी होगी या पूरी यूज्ड हो चुकी होगी, और स्टिल प्रोसेसर को और काम करना है और उसको अपनी रिसेंट कुछ फाइल्स या कुछ चीजें अपनी कैशे के अंदर रखनी है, तो वो जो हार्ड ड्राइव है वो उसको एज अ रैम यूज करना शुरू कर देगा। और हम प्रोसेसर को बताएंगे कि हार्ड ड्राइव को आप किस हद तक जो है वो एज अ रैम यूज कर सकते हो, उसको स्वैप स्पेस कहते हैं, ठीक है भाई? तो वो कह रहा है कि अगर आपकी 1 से 2 GB रैम है तो 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ रैम होनी चाहिए। मतलब आपकी अगर 1 GB रैम है तो 1.5 GB स्वैप स्पेस होनी चाहिए।
अगर आपकी 2 GB रैम है तो उसका जो 1.5 है 2 GB का, उतनी स्वैप स्पेस होनी चाहिए। अगर आपकी 2 GB से 16 GB रैम है तो इक्वल टू द रैम साइज। अब मेरी जो है फॉर एग्जांपल 7 GB अगर मेमोरी है तो ये स्वैप स्पेस जो है वो भी 7 GB होनी चाहिए। अगर 16 GB से ज्यादा मेमोरी है तो 16 GB स्वैप होनी चाहिए। लेकिन अब होता यह है कि जब भी मेमोरी खत्म हो जाती है, अब जाहिर बात है मेमोरी जो रैम है उसका आर्किटेक्ट अच्छा है, रैम फास्ट है, ज्यादा अच्छा काम करती है, ज्यादा चीजें मतलब जल्दी जल्दी प्रोसेसर को पकड़ाती है, और जो हार्ड डिस्क है या हार्ड ड्राइव है वो थोड़ी स्लो है। ठीक है, तो जब भी आपकी रैम फुल हो जाएगी और आप एज अ स्वैप स्पेस जो है उसको एज अ रैम यूज करें तो आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा बहुत ज्यादा। आप कोई भी कमांड चलाएंगे तो बहुत देर के बाद जाके उसकी आउटपुट आएगी या हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम ये भी कहते हैं कि स्वैपिंग हो रही है। स्वैपिंग स्वैपिंग मतलब जो स्वैप स्पेस हमने दी हुई थी वो यूज हो रही है। ठीक है, तो अब जो है वो इस तरह से है कि भाईजान उसने कहा कि आपकी जो है वो अगर 2 GB से ज्यादा ऊपर है, सॉरी 2 या 16 GB के दरमियान रैम है तो आपकी स्वैप स्पेस भी जो है वो इक्वल टू द स्वैप स्पेस उतनी होनी चाहिए। अब मेरे पास 7.5 GB जो है मेमोरी है फ्री माइनस एच, इससे भी जो है हम अपनी जो रैम है वो चेक कर सकते हैं। माइनस जी से वो बताएगा कि जी मतलब गीगाबाइट में बताओ, फ्री माइनस एम करेंगे तो वो एमबी से बता देगा, के करेंगे तो वो किलोबाइट्स में बता देगा। ठीक है, एच से बनता है ह्यूमन रीडेबल, तो इसलिए उसने 7.5 जी लिख दिया था कि, और ये देखो यहाँ पे भी 811 MB लिख दिया। ठीक है, ताकि स्टैंडर्ड कितनी कैसे कितनी है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ताकि ह्यूमन आसानी से पढ़। अब जी यहाँ पे मेमोरी मेरी 7.5 GB है और जो स्वैप स्पेस है वो भी कितनी है 7.9 GB, मतलब लगभग 7 से ऊपर है या 7 उतनी है। तो अब मेरी जो स्वैपिंग या वो जो चल रही है वो बिल्कुल यहाँ पे ओके। उसके बाद जी आते हैं भाईजान अच्छा, यहाँ पे तरीका उसने बताया हुआ कि अगर आपने रैम और वो चेक करना है तो यहाँ पे देखो टू डिटरमाइन द अवेलेबल रैम एंड स्वैप एंटर द फॉलोइंग कमांड। फ्री लिखेंगे तो इससे भी पता चल जाएगा, फ्री लिखा तो उससे भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर माइनस जी एच और वो सारी चीजें लगाएंगे तो आपको मैंने बता दी वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट की कुछ चीजें हैं, इसके लिए आप ये इसका ये पढ़ लीजिएगा यहाँ पे वो क्या है। उसके बाद ये सिस्टम आर्किटेक्ट, आपका सिस्टम कौन सा लगा हुआ है आपने ये चेक करना है यार। ये पट्टी का मेरे पास सेशन तो है काली तो इसको यू नेम माइनस एम कमांड को अगर मैं चलाऊंगा तो है वो 64 बिट है या 32 बिट है। ठीक है, यूनेम माइनस ए लिखूंगा तो वो सारी चीजें बता देगा। सबसे पहले बताएगा लिनक्स, उसके बाद बताएगा होस्ट, के बाद उसका कर्नल बताएगा। ये कर्नल बता रहा है 4.122-12 16 EL UEK x86 और 64 बिल्कुल एंड में, मतलब 64 बिट है। UEK मतलब EL 7 UEAK का मतलब है E से एंटरप्राइज लिनक्स 7 अनब्रेकेबल एंटरप्राइज कर्नल और आगे x86 64। आगे भाई ये कुछ टूट आगे मंडे मार्क डेट वगैरह उसकी बता रहा है, और उसको यहाँ पे भी आर्किटेक्ट बता रहा है, ये भी आर्किटेक्ट बता रहा है और ये भी उसका आर्किटेक्ट बता रहा है। यूनियन माइनस एम करूंगा तो सिंपल आर्किटेक्ट बता देगा, यूनियन माइनस ए करूंगा तो मुझे सारी चीजें वो बता देगा कि मेरा आर्किटेक्चर कौन सा। उसके बाद भाईजान वो कह रहा है डिस्क स्पेस, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो मुझे जो है स्पेस तो चाहिए, हार्ड तो चाहिए। जैसे हमने जो VMware वर्कस्टेशन जब हमने इंस्टॉल किया, VM जब हम स्टार्ट करने जा रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि भैया हमारे पास जो है डिस्क की स्पेस वो है हमारे पास या नहीं। मतलब VM इंस्टॉल करने के लिए 200-300 GB जितने भी चाहिए होता है उतना चाहिए होता है। अब विंडोज फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस इंस्टॉल करनी है तो उसकी मुख्तलिफ एडिशन है, एंटरप्राइज एडिशन है, स्टैंडर्ड एडिशन है, कुछ लाइसेंस वाले हैं और कुछ बगैर लाइसेंस के हैं। तो अब ये जो एंटरप्राइज एडिशन है उसके लिए जो GB रिक्वायरमेंट है वो 4.5 GB रिक्वायरमेंट है। 4.5 GB जो है वो फ्री स्पेस जो है वो होनी चाहिए। अब अगर आप शुरू में पढ़ेंगे तो उसने कहा 1 GB ऑफ स्पेस इन टेम्प डायरेक्टरी, आपकी जो टेम्प डायरेक्टरी जहाँ पे उसने थोड़ी देर के लिए कुछ फाइल्स रखनी है
वो तकरीबन 1 GB की होनी चाहिए, 4.5 GB की आपकी वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं, वैसे स्पेस होनी चाहिए जहां पे जो है वो आपने इंस्टॉल करनी। और ये जो है रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर, ये जो है सॉफ्टवेयर रखने के लिए 84.5 GB मिनिमम। उसके बाद ये डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट है फॉर डाटा फाइल, जो उसकी जो डेटाबेस की जो डाटा फाइल है उसको रखने के लिए 1.7 GB स्पेस रिक्वायर्ड है। तो ये तकरीबन 10 GB जो है वो टोटल बन जाती है। उसके बाद ये सारी मुख्तलिफ वो लिखी हुई है, ऑप्शन लिखी हुई हैं कि लिनक्स के लिए उसमें क्या है। अब टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्री डिस्क स्पेस, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लिनक्स की कमांड जो सिंपल आज तक हम यूज करते आए हैं वो हमने सबसे पहले यहीं से पढ़ी थी, ठीक है। इसमें एक एक कमांड लिखी हुई है। अब फॉर एग्जांपल उसने कहा कि टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्री डिस्क स्पेस ऑन द सिस्टम एंटर द फॉलोइंग कमांड। अगर मैं df-h लिखता हूँ तो मेरे पास मेरे जितने भी फाइल सिस्टम्स हैं उसकी स्पेस बता देगा कि कितनी है। जैसे जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर सी जो है बाय डिफॉल्ट बन जाती है, डी ई एफ जो जितनी हमने बनानी होती है उसके अंदर बन जाती है। इसी तरीके से लिनक्स जो इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर ये /dev/shm/run sys home boot run ये सारी चीजें हैं ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। इन सारी चीजों के अंदर कुछ फाइल्स पड़ी होती हैं। अगर आप ट्यूटोरियल देखें यहाँ पे लिनक्स का क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, वो आपको बता देगा कि हर इसके अंदर हर डायरेक्टरी के अंदर या हर फाइल सिस्टम के अंदर किस किस तरीके की कमांड्स पड़ेंगी, ठीक है जी। अब जो हमारे पास जो स्पेस है वो तकरीबन 41 GB 50 GB शायद मैंने यहाँ पे दी थी स्पेस, ओके 50 GB दी थी, मुझे लग रहा है मैंने 200 दी थी, चले 50 GB हमने दी थी। तो हमारे पास ये स्लैश का एक माउंट पॉइंट है, इसके ऊपर हमारा 20% यूज्ड है, 9.7 GB यूज है, 41 GB स्पेस जो है वो अवेलेबल है। तो हमें किस कमांड से पता चला, df-k करूंगा तो किलोबाइट में, इसमें मुझे लगता है g होता ही नहीं, सिर्फ df-k और h होता है। इससे हमें जो है अपना फाइल सिस्टम का साइज पता चल जाएगा और हम जो है इस स्लैश वाले के अंदर जो है हम इंस्टॉल करेंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे ये तो सारा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की, रैम कितनी है, हार्डवेयर है रैम, और स्पेस कितनी है, हार्ड ड्राइव जो है वो भी हार्ड ड्राइव है तो उसके में भी आगे कितनी स्पेस है, और बाकी जितनी भी हमने चीजें चेक की ये सारी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट थी। अब हमारे पास है जी चेकिंग द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, कर्नल रिक्वायरमेंट है, पैकेज रिक्वायरमेंट्स है, कंपाइलर रिक्वायरमेंट है और एडिशनल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है स्टार्टिंग विद ओरेकल एंड ओरेकल आर सपोर्टेड इन लिनक्स x86 64। अच्छा ये दोबारा ये बंद हो गया था यार जूम। नहीं तो वैसे मेरे पास तो टीम्स है, एक टीम्स बड़ा अच्छा चलता है। आप लोगों के पास पता नहीं वो टीम्स हुआ है या नहीं हुआ हुआ विंडोज के अंदर। गूगल मीट का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो ऑफिस पे जो मेरे पास जो वो पेड पता नहीं पेड है या नहीं है, जो टीम्स पड़ा हुआ वो चल रहा है। यहाँ पे जो है सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट थी, तो इसमें बयान द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन्स और लेटर रिक्वायर्ड फॉर ओरेकल डेटाबेस 11G रिलीज टू। अच्छा ये डॉक्यूमेंट वगैरह मैं आपको जस्ट इन फ्यूचर केस जो है वो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर डीबी प्रीरिक्विजिट्स की बात करें कि डीबी प्रीरिक्विजिट्स किस तरह से कंप्लीट करने हैं, ये मेरे पास जो है ना उसका नोटपैड बना हुआ है सिंपल, ठीक है। इस तरीके का मैं चाहूंगा कि आप भी जो है वो अपने पास वो बना लें तो अच्छा हो जाएगा, बेहतर। जी जी बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट है वो मैं मतलब आपके साथ शेयर करूंगा
लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि जो ये मैं अभी ये क्या कहते हैं जो ये मैंने जो क्रोम में सर्च किया हुआ है और ये सारा कुछ दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तो सिंपल एक डेटाबेस है ना, आपने इस तरह से इंस्टॉल कर ली। अगर आप नई टेक्नोलॉजी ऑरेकल की या कोई और वेब लॉजिक या कोई भी मतलब नई चीज आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं बैठे होंगे। तो गूगल है, गूगल पे आप अगर सर्च करेंगे और किस किस तरीके से आपने सर्च करना है, वो यही तरीका कि यार इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट को सर्च करना है और उसमें सारी डॉक्यूमेंट में मतलब सारी चीजें लिखी होती हैं। उसमें एक दिन लग जाएगा, अगर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप 1 घंटे में कर लेंगे, नहीं तो आप 2 या 3 दिनों में कर लेंगे। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, जो भी सॉफ्टवेयर निकलता है उसके डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं साथ साथ। जी ठीक है, अब आपसे पाथ सेट हो रहा था, बिल्कुल हम वो पाथ भी सेट कर लेंगे। यहाँ पे अगर अब ये देखें, ये तो सिंपल ओरेकल का डॉक्यूमेंट अगर आप फॉलो करेंगे तो मतलब वो डिटेल में है, बहुत ज्यादा डिटेल में है, लेकिन ये है कि उसमें कोई चीज वो नहीं है, छुपी हुई नहीं है, या मतलब छुपी तो मतलब सारी बहुत ज्यादा डिटेल में तो उसमें ढूंढनी पड़ती है, उसमें कोई चीज मिस नहीं है। ठीक है, अगर आप ये देखें, यहाँ पे ब्लॉग है, इसके अंदर भी सारा कुछ लिखा हुआ है कि लिनक्स के ऊपर किस तरीके से इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, इसमें तो सिंपल सिंपल लिखा हुआ है, अनजिप करो, ये करो, ये हम इंस्टॉल ये करो, ये हम अपडेट करो, ये पैकेजेस उसने लिखे हुए हैं सिंपल सिंपल, और ये सारी चीजें जो है उसने लिखी हुई है कि भाई ये सारा कुछ करो और इंस्टॉल कर लो। लेकिन वो चीज क्यों करनी, किस तरह से करनी, किस तरह से चेक करनी, वो ओरेकल के डॉक्यूमेंट में डिटेल्स है। अच्छा जी, हम लिनक्स 7 के ऊपर कर रहे हैं 11.2.4, तो उसने कहा ओरेकल लिनक्स 7 और रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7 पे जो है ये 11.2.4 जो डेटाबेस है वो सपोर्टेड है। ठीक है जी, उसके बाद जो है ये 11.2.3 जो है ये 7 पे नहीं थी, ये 6 तक थी सपोर्टेड, और ये सारी चीजें उसने लिखी हुई है कि कहाँ कहाँ सपोर्टेड है। अब x86 ये 32 बिट जो सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए ये सारे लिनक्स के वर्जन जो हैं वो सपोर्टेड है। इसमें एशियन यूएक्स है, एशियन यूएक्स सर्वर 4 SP3 है, लिनक्स 4 SP3, x86 की बात हो रही, 32 बिट लिनक्स की बात हो रही है। ठीक है, और अगर 64 बिट लिनक्स की बात करें तो उसके अंदर ओरेकल लिनक्स 7 भी है, ओरेकल लिनक्स 7 विद रेड हैट कंपैटिबल कर्नल भी है, और रेड हैट लिनक्स 4 भी है, अपडेट 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, ये सारी सूजी लिनक्स है, नियो काइलन लिनक्स है, ये डिफरेंट किस्म के आईबीएम, और कुछ आईबीएम के लिनक्स भी आती हैं, लिनक्स ऑन सिस्टम जी, उसके अंदर जो है ये लिनक्स 7.1, इन सारी चीजें जो है सपोर्टेड है डेटाबेस की। और इसमें और उसने लिखी हुई है कि भाई ये जो इसका एशियन यूएक्स और ओरेकल लिनक्स और रेड हैट लिनक्स के अंदर कर्नल वर्जन की कुछ चीजें लिखी हुई हैं। अब उसने बताया हुआ है कि भाई ये कमांड चलाओ तो इससे आपको लिनक्स कौन सी इंस्टॉल्ड है वो आपको पता चलेगी। अब आपका वर्जन कौन सा इंस्टॉल्ड है, अगर आप यहाँ पे कैट क्या है, इस फाइल से उठा के सारे को कैट कर देगा, सामने दिखा देगा, तो वो वही दिखा रहा है कि भाई मेरे पास जीसीसी वर्जन जो मेरा कर्नल का वर्जन है वो ये है, रेड हैट का वर्जन ये है, जीसीसी ये है, आगे डेट और टाइम बता रहा है, लिनक्स का वर्जन और ये उसका कर्नल और आर्किटेक्ट सारा कुछ बता रहा है। ठीक है जी, इस तरह की जो डिटेल्स वगैरह हैं इससे हमें यू कैन आल्सो एंटर द फॉलोइंग कमांड ऑन सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उस जगह के जो कुछ लिनक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ये वाली कमांड भी चलती है, लेकिन ये हमारे पास नहीं चल रही, हमारे पास जो पहले वाली थी वही वाली चाहिए। उसके बाद भाईजान कर्नल रिक्वायरमेंट है। कर्नल रिक्वायरमेंट कहाँ पे थी, कर्नल रिक्वायरमेंट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये मेरा कर्नल लिखा हुआ है कि कर्नल कौन सा इंस्टॉल है। ठीक है, ये मेरा इतना कर्नल है 4.1.12 है, तो उसने कहा कि लिनक्स 4 है तो 2.69 से लेटर होना चाहिए, और अगर लिनक्स 6 है तो 2.62 से ऊपर होना चाहिए, और अगर ये x86 64 की बात करते हैं और इसके अंदर लिनक्स 7 है मेरा, तो उसने कहा 3.8 EL x86 और लेटर, मतलब 3.8 से ऊपर होना चाहिए। मेरा जो है वो 4.1 है जो हमने इंस्टॉल किया, तो हमारा इसके ऊपर डेफिनेटली चल जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये IBM की रिक्वायरमेंट, उसके बाद जी यूनिम -R, देखें ये वही बिल्कुल तरीका है, उसने कहा कि यूनिम -R से भी चेक कर सकते हैं आपका कर्नल। इससे पहले यूनिम -M से हमने आर्किटेक्ट पता किया था कि उसका आर्किटेक्ट 32 बिट है या 64 बिट है, और इससे जो है कर्नल का वो पता चल जाएगा, और अगर इसमें आप A लिखेंगे तो सारी की सारी चीजें आपको होस्ट नेम समेत वो दिखा देगा। ठीक है जी, उसके बाद जी पैकेज रिक्वायरमेंट। अब
पैकेज कंपाइलर्स का किसे पता है? कंपाइलर का पता है किसी को? कंपाइलर या कंपाइल करना किसे कहते हैं? क्या पढ़ा भाई? कंपाइल करके मशीन कोड में चेंज करता है। ओके, अगर कंपाइल सक्सेसफुल ना हो तो क्या वो प्रोग्राम चल सकता है? हम्म, तो मतलब सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं होता, राइट? ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कंपाइलर जिस तरह से मुहिउद्दीन ने बताया भाईजान, कंपाइलर कौन होता है? कंपाइलर ये होता है कि आपका जो भी कोड है या प्रोग्राम है उसको जो है मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है वो चेंज कर देता है और उसे कंपाइल कर देता है, ठीक है? अच्छा, तो इस तरह से होता है कि भाई उसको जो भी आपका प्रोग्राम है उसको कंपाइल करेगा, उसे मशीन लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल अगर चेंज करेगा तो उसकी जो मशीन लैंग्वेज है या जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको समझ में आ जाएगा और वो हार्डवेयर से जो है उस हिसाब से उसका काम करवा सकेगा, ठीक है? अब जो ओरेकल डेटाबेस है, जाहिर बात है ये किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है। अब ये जावा लैंग्वेज है, जावा के अंदर लिखी हुई है, किसमें भी लिखी हुई है ओरेकल डेटाबेस। अब इस ओरेकल डेटाबेस ये तो एक बंदे ने या जिसने भी टीम जो डेवलपर की टीम थी उसने लिखी है। अब ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए जो है उसे कंपाइल करना पड़ेगा, ऐसा ही है। उसे कंपाइल करेंगे तो फिर वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंपाइल करेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आएगी अच्छा कि इस तरीके से ये लिखी हुई चीजें और ये काम करना है इसके ऊपर। अब कंपाइल करने का तरीका ये है कि कंपाइल जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन होती है जिसे कहते हैं, एक बड़ा टफ टॉपिक होता है। आप लोगों ने भी शायद सीएस में या आईटी के अंदर पढ़ा हो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, ठीक है? उसका काम क्या होता है कि आपका जो कोड है उसको कंपाइल करे और ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा दे। अब कंपाइलर जो है वो अब ऑपरेट इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे फीचर्स हैं जिससे जो है बंदा जो कोडिंग करता है या अपना जो प्रोग्राम लिखता है वो लिखता है, तो उस हिसाब से जो कंपाइलर्स हैं उनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इतने ज्यादा शायद वो क्या कहते हैं जो प्रोग्राम्स होंगे वो कम होंगे लेकिन कंपाइलर्स ज्यादा होंगे कि उसको कन्वर्ट कर सकें मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? तो अब ये जो पैकेज रिक्वायरमेंट्स है ये एक्चुअल में पैकेज इसे कहते हैं, पैकेज भी इसे कहते हैं लिनक्स की मतलब लैंग्वेज के अंदर, और इसे आरपीएम्स भी कहते हैं, ठीक है? आरपीएम से क्या बनता है वो देखना पड़ेगा। तो आरपीएम ये एक्चुअली कुछ कंपाइलर्स होते हैं, ठीक है? ये कंपाइल क्या करते हैं जी, ये जो आपकी जो ओरेकल डेटाबेस है इसको कंपाइल करते हैं और उसको फिर मशीन लैंग्वेज में या कन्वर्ट करते हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको समझ में आ जाए और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर फर्दर उस हार्डवेयर से जो है वो काम करवा सके, ठीक है? रैम, प्रोसेसर और ये सारी चीजें तो हार्डवेयर है ना। इस हार्डवेयर से काम करवाने के लिए अब फॉर एग्जांपल डेटाबेस के अंदर जब लोड बढ़ेगा तो उसकी रैम की यूटिलाइजेशन होगी और उसकी जो हार्ड डिस्क है उसकी यूटिलाइजेशन होगी और जो प्रोसेसर है वो वर्क करना शुरू करेगा उस सॉफ्टवेयर की बेस के ऊपर। वो तब भी वर्क करेगा अगर उसका जो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर जो है वो सही तरीके से कंपाइल हुआ होगा। और कंपाइल किसने करना है? कंपाइल करने के लिए ये जो पैकेज होते हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? इनको पैकेज भी कहते हैं, इनको आरपीएम्स भी कहते हैं। तो उसने बताया हुआ कि ओरेकल डेटाबेस के पैकेज रिक्वायरमेंट्स फॉर लिनक्स x86 64 मतलब लिनक्स x86 64 के लिए क्या सॉरी 32 बिट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 64 बिट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और लिनक्स सिस्टम जी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम इसी तरीके से इसके जो आरपीएम्स हैं ये यहाँ पे
ये आपको यहाँ पे आपको वो क्या कहते हैं जो लिनक्स आपको मिली हुई है उसके अंदर ही सारे आरपीएम है। उसने बताया हुआ है कि लिनक्स 4 है तो उसके लिए ये आरपीएम है, लिनक्स 3 के लिए या उसके लिए है। हमारी चूंकि लिनक्स 7 है, पैकेज रिक्वायरमेंट फॉर x86 64। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा आ गया लिनक्स 7। अच्छा जी, ये लिनक्स 7 और रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7, इसके लिए मेरे पास जो है ये सारे आरपीएम्स हैं। ये सारे आरपीएम्स मेरे पास जो है वो इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है जी, ये एक्चुअल में जो है ये कंपाइलर्स हैं जो है आपके कोड को कंपाइल करेंगे। तो जो है मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके अंदर लिख लेता हूँ नोटपैड के अंदर। अच्छा जी, और नीचे आते हैं। अब इसका कैसे पता चलेगा कि आरपीएम इंस्टॉल है या नहीं है, या हम इंस्टॉल किस तरीके से करेंगे, अब ये सारी। अच्छा जी, टू डिटरमाइन इफ द रिक्वायर्ड पैकेजेस आर इंस्टॉल्ड एंटर द कमांड सिमिलर टू द फॉलोइंग। बताएगा कि भाई अब डाटा डिटरमाइन करना है कि अभी ये पैकेज इंस्टॉल है भी या नहीं, तो आरपीएम -q और आगे उसका पैकेज नेम, इस तरीके से ये कमांड चलेगी। अभी मैंने आरपीएम -q लिखा, आगे पैकेज नेम फॉर एग्जांपल ये है मेरा, पे लिखता हूँ कमांड चला देता हूँ। तो उसने मुझे क्या बताया भाई, उसने मुझे बताया कि भाई ये वाला जो पैकेज है ये आपका नहीं इंस्टॉल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब ये वाला नहीं इंस्टॉल्ड, अब मैं इसको और तरीका देखने का और ये भी है कि इसको मैं स्टैटिक करके चेक कर लूँ। उसने जो मुझे बताया था वो वर्जन क्या था, 2-223.52। मेरे पास ये bin utils -2.23, बाकी मेरे पास 2.23 तो नहीं था, लेकिन मेरे पास 2.27 था। ठीक है, मेरा पैकेज नेम अगर मैं ये करता, जैसे इसने ये कहा कि 2.23, तो इंस्टॉल नहीं है तुम्हारे पास क्योंकि मैंने पूरा पैकेज दे दिया। लेकिन अगर मैंने उसको सारे को खत्म करके साथ उसके स्टैटिक लगाया तो उसने मुझे एक रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया उसने, कहा ये बिन यूटिल्स जो है -2.27-27.base और ELX66 ये जो है इंस्टॉल्ड है मेरे पास। तो अब इसका इस पैकेज का जो लेटेस्ट वर्जन है वो मेरे पास इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखे हुए सारे लीस्ट वर्जन है, मतलब कम से कम ये होने चाहिए। ठीक है जी, अब मैं चेक करता हूँ दोबारा rp माइनस तो देखिए यहाँ पे कॉम्पैक्ट का जो वो है मेरे पास, वो मेरे पास नहीं आ रहा। अगर मैं सिंपल कॉम्पैक्ट को करता हूँ कैप्स, तो उसने कॉम्पैक्ट का बोल दिया भी कॉम्पैक्ट को है ही नहीं इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पे जो है इसको नॉमिनेट हाईलाइट कर लूंगा, मैंने कॉम्पैक्ट का कोई भी इंस्टॉल नहीं है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल जीसीसी का देखता हूँ अपने पास, भी कोई जो है वो इंस्टॉल नहीं है। LIBC में चेक कर लेता हूँ अपने पास, GLIBC मैंने चेक किया तो GLIBC कॉमन भी है, ये भी है, डेविल भी है और हेडर्स भी है। ठीक है जी, अब मेरे पास यहाँ पे GLIC ये यहाँ पे x86 और 64 बिट दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद डेविल के हैं दो, एक x86 का एक 64 बिट का, और उसके बाद ये KSH जो है ये एक RPM। मैं चेक करता हूँ कि ये है मेरे पास, ये भी नहीं है मेरे पास RPM। अब यहाँ से मैं इसी तरीके से ये सारी लिस्ट जो है यहाँ पे इसकी एक एक RPM की मैं चेक करूंगा कि कौन कौन से RPM हैं कौन से नहीं है, वो यहाँ पे मैं निकालूंगा। और जो आपको मैंने क्या कहते हैं, आप लोगों ने जो मीडिया डाउनलोड किया ISO फाइल, मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहाँ से मिलेगा। ये भाई आप लोगों को पावर ISO का वो दिया हुआ है ना मीडिया। हेलो,
नहीं, लिनक्स का तो मीडिया क्या, पावर आईएसओ भी आपको दिया साथ। अच्छा पावर, चलिए वो भी मैं अपलोड कर दूंगा तो आपको फिर उसमें समझ आ जाएगी। अब सर उसमें ये है कि हाँ, अब जो आरपीएम मिसिंग है ना, फॉर एग्जांपल ये केएसएच या फिर ये कंपैट के मुझे कोई मिला नहीं आरपीएम, राइट, जो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल हुआ है। तो उसमें ये होता है कि आईएसओ फाइल जो अगर आप कर लेंगे ना, तो आप इसको सिंपली अगर एक्सट्रैक्ट हेयर या आर्काइव या एक्सट्रैक्ट फाइल कर देंगे तो आप एक दफा एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मेरे पास तो ये क्या कहते हैं इंस्टॉल हुआ है, क्या नाम है, ये पावर आईएसओ इंस्टॉल हुआ है, तो इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर जो है ना भाईजान, ये पैकेजेस के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। पैकेजेस को अगर आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये लंबी लिस्ट आ जाएगी, कोई तकरीबन 3 GB, बल्कि इसका जो साइज है ये 4 GB जो है इसका साइज है इस डायरेक्टरी का, ठीक है। अगर मैं इसमें कंपैट चेक करूं, ये देखो कंपैट चीज और एपीएल और डीबी और ये जीसीसी और जीएलआईबीसी, ये जितने भी कंपैट के फॉर एग्जांपल वो आ रहे थे ना आरपीएम, वो सारे के सारे इंस्टॉल्ड है। तो इसमें मुझे ये करना होगा कि एक एक करके जो है ये आरपीएम चेक करना है कि किस तरीके से है और कौन सा है, और जौन सा नहीं है उसके आगे जो है मैं फॉर एग्जांपल ये जैसे कंपैट एलआईबीपी कैप ये नहीं था, जीसीसी के ये आरपीएम नहीं थे मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे जीसीसी सर्च करता हूँ, ये देखो आगे मेरे पास, ठीक है, आरपीएम आगे मेरे पास। ये सारे मैं जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूंगा, एक्सट्रैक्ट करके वहां पे विनएससीपी के थ्रू जो है उस लिनक्स मशीन के अंदर डालूंगा, और उसके बाद जो है मैं ये इंस्टॉल कर लूंगा। इंस्टॉल करने का क्या तरीका है वो भी यहाँ पे ऑरेकल के डॉक्यूमेंट में जो है मुझे लगता है कि वो लिखा होगा। अरे इंस्टॉल करने का तरीका नहीं आगे लिखा हो, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से वो इंस्टॉल होगा। उसके बाद ये कंपाइलर रिक्वायरमेंट्स है for Linux x86 and Intel C or later the version of GNU and C++ compiler lists and package requirements are supported with Pro C and C++, Oracle Call Interface and Oracle C++ Call Interface and Oracle XML Developer। अच्छा इसमें डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। उसने कहा कि कंपाइलर रिक्वायरमेंट्स, उसने कहा कंपाइलर रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से हैं, जो ये पैकेज की रिक्वायरमेंट्स है इसके अंदर सारे कंपाइलर जो हैं वो लिखे हुए हैं। और ये जो है उसने लिख दिया कि प्रो C++ और सी के अंदर जो है ऑरेकल डेटाबेस जिसके अंदर कोडिंग हुई हुई है इसकी, जिसके अंदर लिखा हुआ है इसे, तो उसके लिए जो है वो जो से भी कंपाइलर के रिक्वायरमेंट्स है वो पैकेजेस रिक्वायरमेंट के अंदर लिखे हुए हैं। उसके बाद ये एडिशनल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, ये ऑरेकल OGDBC और ये सारी चीजें हैं एडिशनल है, मतलब कंपलसरी नहीं है, ये मैंने कभी भी नहीं की थी, लेकिन अगर आप कर लें तो अच्छी बात है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, इसमें भी यूनिक्स OXDBC ये जो है सिंपल एक मुझे लगता है पैकेज है जो है वो करा रहा है जो है वो इंस्टॉल कराएगा इसमें। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, OGDBC है, वेरीफाइंग यूडीपी टीसीपी कर्नल पैरामीटर्स हैं, ये कुछ कर्नल के पैरामीटर्स हैं। आईपी लोकल पोर्ट रेंज है कि मतलब एक आईपी और उसकी पोर्ट जो है उसकी क्या रेंज होनी चाहिए, यहाँ पे वो हम सेट करते हैं। उसके बाद इंस्टॉलिंग द सीवी पैकेज, ये सीवी एक पैकेज है ये इंस्टॉल करना है। उसके बाद कॉन्फ़िगरिंग होस्ट नेम रेजोल्यूशन है कि आपका जो पिंग माय होस्ट नेम, मतलब ये आपका होस्ट नेम जो है वो रेजोल्यूशन होना चाहिए। अब इसमें मेरा जो होस्ट नेम है वो आईडीएम है, राइट, मेरा होस्ट नेम क्या है आईडीएम है, जो पहली ओएस जो हमने इंस्टॉल किया उसके बाद हमने सेटिंग कर दी। लेकिन ये चीज मैंने कहाँ से सीखी थी, ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी थी। हालांकि हम कर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं डेटाबेस का, उसके अंदर उसने सारी चीजें लिखी हैं। द कंप्यूटर ऑन विच यू वांट टू इंस्टॉल ऑरेकल डेटाबेस कनेक्टेड टू नेटवर्क, ठीक है, इंश्योर दैट द कंप्यूटर होस्ट नेम इज रिजॉल्वेबल थ्रू अ डोमेन नेम डीएनएस। अगर ग्लोबल डीएनएस उसके थ्रू अ नेटवर्क इंटरफेस एनआईएस और सेंट्रली मेंटेन टीसीपी आईपी होस्ट फाइल सच एज ईटीसी होस्ट, ये ईटीसी होस्ट फाइल जो है उसके अंदर यूज द पिंग कमांड टू इंश्योर दैट योर कंप्यूटर होस्ट नेम इज रिजॉल्वेबल। फॉर एग्जांपल पिंग माय होस्ट नेम, मैंने आईडीएम को होस्ट पिंग किया तो उसने क्या किया, पिंगिंग आगे आईडीएम आगे उसका डोमेन नेम फुल क्वालिफाइड होस्ट नेम, और उसके बाद उसने क्या दिया, उसके बाद मेरा जो आईपी था वो दिया विद 32 बिट्स। समझ में आ गया भाई? हाँ जी सर। अगर उसने कहा कि होस्ट नेम अगर रिजॉल्व नहीं किया हुआ तो उसके बाद अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से राब्ता करो कि भाई ये सारा होस्ट नेम होना चाहिए। उसके बाद ये डिसेबलिंग ट्रांसपेरेंट पेजेस है। उसके बाद नेटवर्क की कुछ सेटअप्स हैं। उसके बाद मल्टीपल एलियासेस हैं, क्रिएटिंग रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप्स एंड यूजर।
अब विंडोज के अंदर तो भाईजान ये होता था कि सिंपल हम जो है नेक्स्ट 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 करते थे, वो खुद ही डायरेक्टरी बना लेता था कि कोई यूजर बनाने की जरूरत नहीं होती थी और किसी भी किस्म का कोई काम करना नहीं होता। लेकिन लिनक्स के ऊपर जब काम कर रहे हो स्पेशली ओरेकल के साथ, तो इस तरीके ये तरीके का नहीं। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जैसे आप लॉगिन करते हैं, आपके पास एक ही यूजर होता है, राइट। इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए डिफरेंट यूजर जो है वो करना पड़ता है। उसका तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एक सर्वर है आपके पास, ठीक है, लिनक्स का ही सर्वर है, जैसे ये लिनक्स का सर्वर है। इसके ऊपर आपने एक IBM की एप्लीकेशन चलानी है और बैकएंड के ऊपर जो उस एप्लीकेशन का जो डाटा जो स्टोर होगा वो ओरेकल डेटाबेस में होगा, ठीक है। अब एक ही सर्वर है आपके पास, उसी पे आपने दोनों काम करने हैं, एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करनी है और डेटाबेस भी इंस्टॉल करनी है। अब अगर मेरे पास एक ही यूजर होगा और उसी यूजर से मैं इंस्टॉलेशन करूंगा, तो होगा ये कि एक ही यूजर जो है वो यूजर होगा, तो उसको डिफरेंशिएट करना, फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रबल शूट करना पड़ता है मुझे या आगे मेंटेनेंस करनी पड़ती है, तो मुझे जो है वो प्रॉब्लम होगी क्योंकि एक ही यूजर मेरा यूज हुआ होगा। अगर डिफरेंट यूजर रखूंगा तो उसमें ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर मतलब जब प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे और इंटरप्राइज लेवल की बात कर रहे होंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो परफॉर्मेंस के इश्यूज आते हैं ना, तो उस पर हर चीज पे अलर्ट लगा होता है। अलर्ट इस तरह से लगा होता है कि फॉर एग्जांपल रैम यूजेज, अगर मेरी रैम 80 GB से ज्यादा यूज हो रही तो अलर्ट एक जनरेट हो जाता है कि भाई ये अंडर क्या कहते हैं इसकी 80% जो है मेमोरी यूज हो गई है, तो ये बैठना जाए, सर्वर डाउन ना हो जाए, शट डाउन हो जाए। अगर इसी तरीके से CPU लगा हुआ है इतना ज्यादा, सीपीयू बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, 90% से या 80% से ज्यादा यूज हो रहा है, तो वो एक सिस्टम के लिए एक अलर्ट है, ठीक है। अलर्ट है मतलब वार्निंग है, डेंजरस है। अब इस तरह की चीजें जब आती हैं, रैम बहुत ज्यादा यूज हो रही है, सीपीयू बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो इसको जो है ट्रबल शूट करना पड़ता है। ट्रबल शूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रबल शूट करने के लिए भाई हमें जो है वो चेक करना पड़ता है कि कौन सा यूजर है, कौन सा प्रोसेस है जो इतनी ज्यादा कंजप्शन कर रहा है। अगर हम डिफरेंट यूजर रखते हैं, ओरेकल तो ये कहती है कि भाईजान अगर तुमने अपना मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना, तो ओरेकल के नाम से एक यूजर बनाओ। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसने ये कहा है कि ओरेकल के नाम से और ओ इंस्टॉल के नाम से एक ग्रुप बनाओ और ओरेकल नाम से एक यूजर बनाओ और मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करो, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वेब लॉजिक हो, चाहे कौन सी भी चीज है वो आपने अगर इंस्टॉल करनी है तो मेरे नाम से एक यूजर होना चाहिए, ताकि फॉर एग्जांपल अगर कल को कोई मेंटेनेंस करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है, तो कोई मैं सिंपल उसे ये बताऊंगा कि भाई ना ओरेकल यूजर से लॉगिन करो और ये जाके काम कर लो, या ये जाके स्क्रिप्ट चला दो, या ये जाके स्टेप्स परफॉर्म कर लो, तो इससे आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बजाय इसके कि मैं जो हूँ वो उसे बताऊं कि आप रूट यूजर से लॉगिन हो या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर कौन सा है, तो मतलब उसने एक स्टैंडर्ड रख दिया कि अगर ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और एक ग्रुप बनेगा वो इंस्टॉल के नाम से बनेगा, तो एक उसने एक स्टैंडर्ड रख दिया, ठीक है। तो इससे जो है भाई हम जो है यहाँ पे क्रिएटिंग रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप्स एंड यूजर्स है, ग्रुप्स और हम यूज के बाद जो है हम आ जाते हैं द रिसोर्स लिमिट। यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल अब मैंने एक यूजर बनाया ओरेकल, तो लिनक्स के अंदर ये है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूजर होगा उसकी एक लिमिट होगी कि उस पे जो है नंबर ऑफ फाइल्स, सॉफ्ट लिमिट और इसकी हार्ड लिमिट होगी, कम से कम कितनी नंबर ऑफ फाइल जो है वो यूज कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितनी कर सकता है, और नंबर ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल टू अ सिंगल यूजर, NP-ROC इसे कहते हैं, कि कितने प्रोसेसेस जो हैं वो इस यूजर को असाइन होंगे। तो उसकी जो सॉफ्ट लिमिट और हार्ड लिमिट है ये हमें सेट करनी पड़ती है, जो बाय डिफॉल्ट है वो हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे इसकी ये सेट करेंगे। उसके बाद जो है साइज ऑफ द स्टैक है, सेगमेंट ऑफ द प्रोसेस है, ये स्टैक का साइज है, कोई प्रोसेस का OS वाला बता सकता है इसमें क्या वो है, उसका जो है भाई इसका साइज जो है वो चेक करना होता है। अब ये किस तरीके से चेक करेंगे हम, यहाँ पे वो कह रहा है रिसोर्स लिमिट्स के साथ जाके लॉग इन करो द इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन ऑनर कौन होगा हमारे पास, मोहिउद्दीन बताना जरा। बिल्कुल ठीक है, बस मैं ये सुनना चाह रहा था।
जिससे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे वही ओरेकल का, मतलब जाहिर बात है वही यूजर होगा, उससे हम लॉग इन करेंगे। तो पहले हम उस यूजर से लॉग इन करेंगे। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे डॉलर साइन का, उसके बाद एक कमांड चलाएंगे तो हमें सॉफ्ट लिमिट बता देगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये डॉलर का साइन है, लेकिन यहाँ पे हैश का साइन है, यहाँ पे डॉलर का साइन है। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर जो कमांड्स यहाँ पे लिखी हुई थी, यहाँ पे हैश का साइन था, राइट। जब हम ओरेकल लॉग इन होंगे तब डॉलर जी, अगर हम रूट यूजर से लॉगिन होंगे तो हैश का साइन आएगा, और अगर हम किसी भी, अब देखें मेरा जो एक टेस्ट यूजर मैंने होता है स्विच, टेस्ट यूजर से लॉगिन हो गया तो मेरा कौन सा आ गया जी, डॉलर का साइन आ गया, ठीक है। अब ये हालांकि बहुत छोटी सी चीज है, आई डोंट नो, ये मतलब अब कोई बंदा सोचे कि यार ये छोटी सी हैश और साइन, अब उससे पता चल जाता है जब भी आप कमांड लिखेंगे अगर उसके साथ डॉलर का साइन है तो मतलब एंड यूजर जो ओरेकल यूजर या इस तरह का यूजर है उससे चल रही है वो कमांड। अगर हैश का साइन लगा हुआ तो पता चल जाएगा ये कमांड उससे चल रही है, रूट से चल रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ से जो है हम बायन उसकी जो लिमिट्स वगैरह जो है वो सेट करेंगे। उसके बाद कर्नल पैरामीटर्स की सेटिंग है, कर्नल एसएस। अब ये कर्नल पैरामीटर्स है कि कर्नल पैरामीटर जो है वो इस तरह से है कि बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसने जो प्रोसेसर और रैम वगैरह से जो काम करवाना है उसने तो अपने हिसाब से किया हुआ है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो उसने चीजें सेट की हुई हैं कि कितना चंक उठा के लेके आए और किस किस तरीके से काम करे। लेकिन ओरेकल वाले ये कहते हैं कि जब ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करनी है तो जो कर्नल के पैरामीटर्स हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तो लिनक्स है ना, उसके ऊपर डेटाबेस इंस्टॉल होनी है। डेटाबेस जब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल होगी तो सारा काम तो लिनक्स ने करके देना है डेटाबेस को, राइट। जब सारा काम लिनक्स ने करके देना है और काम किस चीज का होना है, काम ओरेकल डेटाबेस का होना है, तो ओरेकल लेंगे अगर मेरा काम करना है तो मेरे हिसाब से काम करना है, मेरी कमांड्स के हिसाब से काम करना है। तो इसलिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चीजें कुछ चेंज करवा रहा है, किसकी कर्नल पैरामीटर की चीजें चेंज करवा रहा है। अब ये कर्नल पैरामीटर्स कर्नल क्या करते हैं, कर्नल जो है एक कम्युनिकेशन होती है, एक कनेक्टिविटी होती है किसके दरमियान, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब लिनक्स और आपका जो हार्डवेयर है, जो रैम और प्रोसेसर है, उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन और जो कनेक्शन है वो कर्नल के थ्रू होता है, ठीक है। अब कर्नल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो जो है, अब चूंकि ओरेकल डेटाबेस का सारा काम होना तो वो ओरेकल डेटाबेस कहती है कि भाई मेरे हिसाब से आपने कर्नल पैरामीटर्स काम करने ताकि मैं अपनी कम्युनिकेशन या अपनी वर्किंग जो है वो उस हार्डवेयर पे उस हिसाब से कर सकूं। तो ये कुछ कर्नल के पैरामीटर्स हैं, ये हम सेट करेंगे। उसके बाद जी डिफॉल्ट डिस्प्लेइंग एंड चेंजिंग कर्नल पैरामीटर, यहाँ पे एक कमांड लिखी हुई है कि किस किस तरीके से जो है हमने कर्नल के पैरामीटर सेट करने हैं और क्या क्या उसकी वैल्यूज होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दोबारा हैश का साइन आ गया, मतलब ये सारी चीजें जो हैं रूट यूजर से वो हो रही हैं। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टरीज हैं, इसमें डायरेक्टरी खुद बनानी पड़ती है। नॉर्मली विंडोज के अंदर जो है डायरेक्टरीज जो है वो विंडोज के अंदर जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, लेकिन ये इसमें ओरेकल बेस डायरेक्टरी, इन्वेंटरी डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, ये 3 डायरेक्टरीज जो है ये आपको बनानी पड़ती है। इसमें बेस्ड सॉफ्टवेयर मतलब ओरेकल बेस डायरेक्टरी, इसमें का तरीका ये है कि आपका जो माउंट पॉइंट है, सबसे पहले वो माउंट पॉइंट आएगा, उसके बाद /ऐप आएगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर ऑनर आएगा। अब मेरे केस के अंदर यहाँ पे फॉर एग्जांपल /u01 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐप लिख देता हूँ और यहाँ पे ओरेकल लिख देता हूँ क्योंकि मेरा यूजर ओरेकल होगा, ठीक है जी। /u01 /ऐप /ओरेकल। जब भी मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा मैं हमेशा इसी के अंदर करूंगा, इससे ये होगा एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है। /u01 /ऐप /ओरेकल, ये मेरी बेस डायरेक्टरी होगी। बेस डायरेक्टरी के अंदर कुछ अलग चीजें होंगी। अगर मैं चाहूं तो एक ही /u01 की डायरेक्टरी बनाऊं और उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूं, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड या एक अच्छे तरीके वाली इंस्टॉलेशन नहीं होगी, ठीक है। ओरेकल ने ये जो ओरेकल बेस और ओरेकल होम की जो डायरेक्टरीज या इस तरीके से एक स्टैंडर्ड निकाला है डायरेक्टरीज का, वो सिर्फ इस वजह से निकाला है क्योंकि ओरेकल डेटाबेस तो 1000 जगह यूज हो रही है, 1000 ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही है। आज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हूँ,
अगर मैं स्लैश मुबारक के नाम से या स्लैश मोहम्मद के नाम से एक फोल्डर बनाऊं और उसके अंदर इंस्टॉलेशन कर दूं और सारा काम करता रहूं, इसका तो मुझे पता है। और कल को मैं ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कहीं और चला जाता हूँ और मेरी जगह कोई और बंदा आ जाता है, तो वो तो देखता ही रहेगा यार कि इसने सॉफ्टवेयर पता नहीं कहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से उस चीज को बचने के लिए कि सॉफ्टवेयर लिनक्स पे इंस्टॉल्ड है, अगर मुझे अगर ये एक स्टैंडर्ड फॉलो होगा, तो मेरे पास अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आया, तो यार इस पर डेटाबेस है देखना ये कैसे चल नहीं रही है कुछ आप, तो आपको पता होगा कि यार अमाउंट पॉइंट मेरा सिर्फ /u01 या u02 या कोई भी नेम है चेंज है। उसके बाद जैसे ही आप ऐप ओरेकल में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये उसकी बेस डायरेक्टरी है, ठीक है। तो इस वजह से हम स्टैंडर्ड की जो चीजें हैं ये हम जो है वो क्या कहते हैं फॉलो करेंगे इंस्टॉलेशन और या प्रीरिक्विजिट्स के दौरान। जैसे आप ये देखें /u01/app/oracle। उसके बाद इन्वेंटरी डायरेक्टरी, इन्वेंटरी किसे कहते हैं किसी को पता है? व्हाट इज कॉल्ड इन्वेंटरी? इन्वेंटरी का नहीं पता? किसी को नहीं पता इन्वेंटरी का? है भाई मंसूर? मुहिउद्दीन आप अकेले ही हैं या आपके साथ एक और भी लड़का होता था ना? अच्छा मंसूर अलग ज्वाइन है और वो उसने अलग ज्वाइन किया, ओके। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा भाई इन्वेंटरी का नहीं पता भी किसी को? इन्वेंटरी का मतलब होता है भाईजान क्या कहते हैं, किसी भी चीज का आपके पास स्टॉक पड़ा होना। फॉर एग्जांपल एक मेडिकल स्टोर है, उस पे मेडिसिन पड़ी हुई है, ठीक है। आप चाहते हो, आप उसे जाके पर्ची देते हो कि यार ये मेडिसिन जो है मेरे पास, आपके पास ये मेडिसिन है या बीमारियां लगी होती हैं उसके अंदर, तो मेडिसिन फॉर एग्जांपल अगर खत्म हुई होती है तो वो आपको शायद कभी के अगर वहां पे नहीं है तो मैं इन्वेंट्री में चेक करता हूँ, मतलब पीछे जो गोदाम है या पीछे जो एक स्टोर है मैं उसके अंदर चेक करता हूँ। इन्वेंट्री उसे कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर एक स्टॉक हमारे पास पड़ा होता है डिफरेंट चीजों का। अब ओरेकल इन्वेंटरी डायरेक्टरी, इसका मतलब ये है कि ओरेकल जो है अपने पास एक फाइल, जब भी डेटाबेस या कोई भी ओरेकल का सॉफ्टवेयर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं तो वो अपने पास एक डायरेक्टरी बनाती है और उसके अंदर एक फाइल रखती है और मल्टीपल चाहिए होती है वो रखती है। उससे ये पता चलता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ओरेकल का कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। फॉर एग्जांपल मैं डेटाबेस इंस्टॉल कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लॉजिक इंस्टॉल कर देता हूँ, 2-4 सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल कर देता हूँ, तो उसके पास एक इन्वेंटरी डायरेक्टरी होगी और उसके अंदर एक फाइल होगी और उसके अंदर उसने सारा कुछ लिखा होगा कि मेरे पास डेटाबेस ये वाला वर्जन इंस्टॉल्ड है और वेबलॉजिक का ये वाला वर्जन इंस्टॉल्ड है। उसमें सारे वर्जन भी लिखे होंगे और सारी चीजें लिखी होंगी, ठीक है जी। इससे ये होगा कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम आएगा और मैं कहूँगा यार ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा है और ये मेरा डेटाबेस का वर्जन है या वो है, और जब मैं स्पोर्ट्स से कांटेक्ट करूंगा तो स्पोर्ट्स कहेगा मुझे अपनी इन्वेंट्री जो है वो भेजो, मुझे आपकी बात नहीं सुनने की कौन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, आप मुझे इन्वेंट्री भेजो। जब मैं इन्वेंट्री भेजूंगा तो उसमें सारी चीजें लिखी होंगी भाई इसमें इसके पास ये चीजें चल रही हैं, तो इस वजह से एक उसके बाद भाईजान हमारे पास आ जाएगी होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी वो है कि एक सॉफ्टवेयर का होम कौन सा है, मतलब एक सॉफ्टवेयर का घर कौन सा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ओरेकल बेस प्रोडक्ट 11.1 आगे डीबी होम 1, ये इसका एक स्टैंडर्ड है डेटाबेस का। इसी तरीके से 11.2 हम करेंगे तो 11.2 का ग्रिड करेंगे तो 11.2/ग्रिड। इस तरीके से हमारा सबसे पहले ओरेकल बेस लग जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद 11.1 जी या रिलीज 2 इसका पता चल जाएगा, उसके बाद डीबी होम। ये एक स्टैंडर्ड है डेटाबेस इंस्टॉलेशन करने का तरीका। अच्छा जी, वो कह रहा है आइडेंटिफाई करो, या पहले से अगर बनी हुई है तो आइडेंटिफाई कर लो या फिर क्रिएट कर लो, किस तरीके से आपने जो है वो बनानी है, डायरेक्टरीज बनानी है। क्रिएटिंग ओरेकल डेटाबेस डायरेक्टरी, उसमें देखो यहाँ पे mkdir-p/user1/app/oracle एक कमांड उसने दी हुई है। यहाँ पे ओनरशिप चेंज कर रहा है, यहाँ पे उसकी मॉडिफाई कर रहा है, परमिशन सेट कर रहा है उस डायरेक्टरी की। एक कमांड जो है उसने यहाँ पे दी हुई है कि किस किस तरीके और क्या क्या मतलब है वो भी यहाँ पे लिखा है। तो आपने ये डॉक्यूमेंट जो है
कल शाम तक या कल जब हम दोबारा क्लास करेंगे तो हम प्रीरिक्विजिट्स कंप्लीट कर रहे होंगे और इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे तो फिर ऊपर चलेगा। उसके बाद जी क्रिएटिंग रिक्वायर्ड डायरेक्टरीज है, ये डायरेक्टरीज जो वो करवा रहा है, क्रिएट करवा रहा है। उसके बाद कॉन्फ़िगरिंग स्टोरेज फॉर डेटाबेस यूजिंग फाइल डिस्क, इसका पता नहीं क्या चीज़ है, इसको हम नोट कर देते हैं। एजम वगैरह हमें कुछ नहीं करना। बैकअप डिवाइस भी, ब्लॉक डिवाइस स्टोरेज ये भी हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद सिस्टम ऑरेकल प्रोसेस, इफ यू आर इंस्टॉलिंग एडिशनल ऑरेकल डेटाबेस होम देन स्टॉप ऑल प्रोसेस इंक्लूडिंग लिस्टेड। ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि अगर आप सॉफ्टवेयर दोबारा दूसरी दफा डेटाबेस इंस्टॉल कर रहे हैं तो जो पुरानी जो चीजें चल रही हैं, पुराने जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। उसके बाद जी सॉफ्टवेयर ऑनर एनवायरनमेंट, मुयुद्दीन आपको ये प्रॉब्लम आ रहा था, एनवायरनमेंट की सेट हो रही थी आपकी, ठीक है, तो आपने ये डॉक्यूमेंट देखा था? ठीक है, वो भी हम अभी हम चेक करेंगे। इसके अंदर भाईजान ये बैश प्रोफाइल बनती है, जब हर यूजर की एक बैश प्रोफाइल होती है, उसके अंदर जाके भाई ने उसने वी कहा हुआ है, उसने बैश फाइल ओपन किया है। उसके बाद ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो आपकी क्या कहते हैं टेम्प डायरेक्टरी है, ऑरेकल होम है, ऑरेकल बेस है, इस तरह की सारी चीजें जो ऑरेकल सिट है, टीएनएस एडमिन है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपकी वो सेट करवाएगा। और उसके बाद जो है आप जब बैश प्रोफाइल सेट कर लेंगे उसके बाद जो है भाई नेक्स्ट चैप्टर आपका इंस्टॉलेशन का होगा। चलें, अब जो इंस्टॉलेशन है वो प्रीरिक्विजिट्स जो हमने फिजिकली मतलब प्रैक्टिकली जो करनी है वो हम कल या नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद जो है मैं आपको सॉफ्टवेयर भी साथ ही इंस्टॉल करवा दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि भी टाइम हो गया मेरे बच्चे, कल दोपहर को 12 बजे रख लें। बिल्कुल ठीक है, कल दोपहर को 12 बजे हम रख लेते हैं, ठीक है। चलो हाँ देख लें, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर दोगे 11:30 तो वैसे ही हो चुके हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम कल जो है 12 बजे से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।